हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का आप सभी का एग्जाम आने वाला है। 26 जुलाई को एग्जाम है अभी तक। और बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम केजीएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। हालांकि इस चैनल पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज को हम अभी तक जो है लगा चुके हैं। आज की टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और चैनल पर एक बार विजिट कर लेना है, क्योंकि मल्टीपल चीजें बीपीएससी के लिए हम लगा रहे हैं। एडुट एरिया की तो आपकी दोनों जो बुक आती हैं उस पूरी बुक को हम कवर कर चुके हैं, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की हमने क्लासेस बना दिया है प्रॉपर तरीके से, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो कुल साक्षरता दर है वह कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? आप कहेंगे 61.80% है। कितना है? 61.80% जो है 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संबंध पर तथ्यों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 2011 की जनगणना कहती है कि बिहार के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। बिहार के जिलों में गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात सेक्स रेशियो दर्ज किया गया है, जबकि मुंगेर जिले में सबसे कम दर्ज किया गया है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर गोपालगंज का लिंग अनुपात की बात किया तो आप कहेंगे 1021 है, जबकि मुंगेर जिले के लिंग अनुपात की बात किया तो आप कहेंगे 876 है। इसके बाद पहला ऑप्शन सही होता है। दूसरा कहता है बिहार का ग्रामीण लिंगानुपात उसके शहरी लिंगानुपात से अधिक है। बिल्कुल बात ये भी ठीक है, क्योंकि बिहार में जो आपका ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना है? ग्रामीण का लिंगानुपात आप कहेंगे 921 है, जबकि शहरी का लिंगानुपात की बात किया तो आप कहेंगे यहाँ पर 895 है। तो शहरी से ज्यादा ग्रामीण का है, ये भी करेक्ट है। बिहार का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं इनका लिंगानुपात से अधिक है। तो बिहार का जो बाल लिंगानुपात है उसके लिंगानुपात से अधिक है, आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाल लिंगानुपात बिहार में 935 है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर तीनों सही है, तो डी ऑप्शन रहेगा। 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर कौन कार्यरत है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पर कौन से व्यक्ति कार्यरत है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी कार्यरत है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2026-27 में बिहार में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? क्योंकि देखो ये फुल टेस्ट है और एफएलटी टेस्ट में आप सभी को पता होगा पूरे 150 क्वेश्चन रहते हैं और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी टेस्ट सीरीज होने वाली है। 2026-27 में बिहार के कुल अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? आपका ऑप्शन रहेगा 39,112 करोड़ रुपए आपके राजकोषीय घाटा है। साल 2026-27 में बिहार के अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना रहा है? तो आप कहेंगे जो राजस्व अधिशेष है 1143 करोड़ रुपए रहा है, मतलब कि 1143 करोड़ रुपए जो है आपका राजस्व अधिशेष रहा है 2026-27 के अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार बजट 26-27 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बिहार बजट 26-27 के बारे में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका सही है बात की जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित राशि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि से अधिक है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात किया है शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित राशि 70,141 करोड़ रुपए है, जबकि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि 30,387 करोड़ रुपए है, तो मतलब ज्यादा हो रही है, तो करेक्ट है। दूसरा कहता है शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित राशि से अधिक है। तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य क्षेत्र की बात किया है तो आप कहेंगे 20,230 करोड़ रुपए यहाँ पर अनुमानित किया गया है, जबकि यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र के लिए 70,141 करोड़ है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता पंजीकरण तथा मतदान में लोगों की भागीदारी के संबंध में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार किया जाए तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 7.45 करोड़ रही है, मतलब 7 करोड़ 45 लाख के आसपास रही है, जिसमें से 3 करोड़ 94 लाख यहाँ पर पुरुष थे और 3 करोड़ 51 लाख यहाँ पर महिलाओं के द्वारा मतदान किया गया है। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है कि पंजीकृत मतदाताओं से लगभग 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मतदान जो है दिया हुआ है, मतलब कि नए वोटर्स हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कुल मतदान 76.91% दर्ज किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये कुल मतदान में गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका इस बार जो है आपका 67.13% दर्ज किया गया है, जो कि आजादी के बाद का सबसे अधिक रहा है, तो तीसरा गलत है। मतदाता महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत है पुरुषों के मतदान से अधिक रहा है, अधिक तो रहा है लेकिन 12.80% अधिक नहीं रहा है, 8.8% महिलाओं का अधिक रहा है, तो आपका चौथा भी गलत है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा ऑप्शन चौथा गलत था, मैंने आपको बता दिया। सौराठ सभा आमतौर पर सबसे बड़ा विवाह बाजार कहाँ है?
और इसे कहाँ पर आयोजित की जाती है? सौराठ सभा की बात की जा रही है। सौराठ सभा आमतौर पर एक क्या है? सबसे बड़ा विवाह बाजार है और यह विवाह बाजार मधुबनी जिले में है, याद रखना है, और मधुबनी में ही इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी की स्थापना सितंबर 1952 में किनके द्वारा की गई थी? भाई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सितंबर 1952 में किनके द्वारा की गई? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई है और आपके जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर दोनों सही है, तो डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि बिहार की जलवायु को CWA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और किसने वर्गीकृत किया है? तो आप कहेंगे कोपेन महोदय के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कहता है कि राज्य में आर्द्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु है। और यहाँ पर ऑप्शन जो है आप कहेंगे आर वाला गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा बिहार की जलवायु कैसे है। आप कहेंगे बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, न कि आर्द्र उष्ण। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा, आर ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 25 में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बात किया है तो चौथा स्थान रहा है। कौन सा? चौथा स्थान है IIRF रैंकिंग में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंतराल में आपको देखने को यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किस हस्ती को बिहार के स्वीप आइकन के लिए तौर पर चुना गया है? स्वीप आइकन किसको बनाया गया है? तो आपके एक तो नीतू चंद्रा को बनाया गया है, दूसरा क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पंकज त्रिपाठी नहीं रहेंगे। ऑप्शन दो व्यक्ति सही है, तो आप कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक रहेगा। स्वीप आइकन जो है आपके चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो बिहार को कहेंगे कम वन क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन है कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? मानसून की वापसी के समय बिहार को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात ठीक कहता है। कारण कहता है ये धान को पकने और रबी की फसलों के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के रोहतास जिले में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो बिहार के रोहतास जिले में आप कहेंगे पाइराइट्स खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आपके सीसा जस्ता खनिज पाए जाते हैं, आपके बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं और चूना पत्थर खनिज पाए जाते हैं। आपके चारों के चारों खनिज रोहतास जिले में पाए जाते हैं। आप ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह दानापुर छावनी में किस तारीख को शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह दानापुर छावनी में किस तारीख को शुरू हुआ? आपका ऑप्शन रहेगा 25 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। याद रखना है 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीर कुंवर सिंह का निधन 1857 के विद्रोह के बाद कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का निधन जो है आप कहेंगे 26 अप्रैल 1858 के बाद हुआ था। आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है गंडक नदी के संबंध पर विचार कीजिए और गंडक नदी के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है? गलत ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा है? तो कहावत की जाए गंडक नदी की तो पूर्वी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर के रास्ते भारत में प्रवेश करते। क्या सही लिखा है? आप कहीं गलत लिखा है, क्योंकि पूर्वी चंपारण नहीं है। पहली बात तो पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में भारत में प्रवेश करती है, तो पूर्वी चंपारण नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर प्रवेश बिंदु को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिलों से होकर बहती है। तो आप कहेंगे ये गलत है, क्योंकि यह आपकी जो है गंडक नदी उत्तर प्रदेश और आपके बिहार की सीमा बनाती है ना। तो ऑप्शन कहेंगे पहला और तीसरा तो गलत है, जबकि दूसरा सही है। वो पूछा है गलत कौन से, तो आप कहेंगे पहला और तीसरा गलत है। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आएगा अभिकथन और कारण है बिहार का जोन फर्स्ट बाढ़ प्रबल है, जबकि जोन थर्ड सूखा प्रबल है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। बिहार का जोन फर्स्ट जो है बाढ़ श्रेणी में आता है, जबकि जोन तीसरा सूखा प्रबल श्रेणी में आता है। कारण कहता है कि जोन फर्स्ट और जोन दूसरा गंगा के उत्तर में है, जबकि जोन थर्ड जो है इसके दक्षिण में पड़ता है। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार का कौन सा जिला बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण स्थल है और जहां माना जाता है गौतम बुद्ध ने अपने शाही वस्त्रों को त्याग दिया था? तो शाही वस्त्रों को कहां पर त्याग दिया था? और यह बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है पश्चिमी चंपारण जिले में। कहां पर? पश्चिमी चंपारण जिले में महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो है गौतम बुद्ध ने अपने शाही वस्त्रों को यहाँ पर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी प्रारंभिक हड़प्पा कालीन मृदभांड परंपरा काले रंग के क्षैतिज पट्टियों सरल ज्यामितीय आकृतियों से सजाए गए मोटे मजबूत और चौक पर लगे लाल मृदभांडों से जानी
जाती है, आपका ऑप्शन रहेगा कोट दीजी मृदभांड को जाना जाता है। कौन सी? कोट दोजी मृदभांड को जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ए ऑप्शन, यहाँ सॉरी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक के स्तंभ लेखों को अभिलेखों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत सबसे बेहतर ढंग से वर्गीकृत किया गया है? तो जो अशोक के आप कहेंगे क्या है, स्तंभ लेख हैं, और इन स्तंभ लेखों को सबसे अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से वर्गीकृत किया गया है, तो आप कहेंगे शाही घोषणाओं में वर्गीकरण किया गया। कहां पर? शाही घोषणाओं में इनका वर्गीकरण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक लौह युग की मृदभांड परंपराओं के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? तो यहां पर प्रारंभिक लौह युग की मृदभांड परंपराओं के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात की जाए तो तकनीक के मामले में चित्तर धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तरी काले वालिस मृदभांड से बेहतर नहीं, गलत लिखा है, उत्तरी काले पुलिस मृदभांड से बेहतर नहीं है, जबकि जो आपकी बेहतर की बात करें तो चित्त धूसर मृदभांड संस्कृति बेहतर है। दूसरा कहता है कि उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल बात ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुरुआती मध्यकालीन त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? भाई आपको पता होगा त्रिपक्षीय संघर्ष जो है आपका गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, और इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात की जाए इस संघर्ष का उद्देश्य क्या है? गंगा यमुना दोआब के रणनीतिक और उपजाऊ संसाधनों पर कब्जा करना। बिल्कुल बात ठीक थी। दूसरा कहता है कि राष्ट्रकूटों ने अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कन्नौज पर लंबे समय तक अधिकार बनाए रखा नहीं, राष्ट्रकूटों ने आए, हारा और चले गए, है ना। जो अधिकार बनाए रखा है वो गुर्जर प्रतिहारों ने अच्छा अधिकार बनाए रखा था। तो यहां पर ऑप्शन केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। अभिकथन उदाहरण फिर से आता है, ऋग्वेद में ऐसे भाषाई तत्व मौजूद हैं जो इसे अवेस्ता साहित्य से घनिष्ठता प्रदान करते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, आपका जो है ऋग्वेद में ऐसे भाषाई तत्व मिलते हैं जो आपके अवेस्ता यानी आपका वो है प्राचीन फारसी धर्म का मूल ग्रंथ है, अवेस्ता से घनिष्ठ संबंध मिलते हैं, करेक्ट है। दूसरा कहता है, कारण कहता है बोगचकोई में हुई पुरातत्व खुदाई से ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें मित्र वरुण जैसे वैदिक देवताओं का आवाहन जो है किया गया है। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा। ए आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है एक दूसरे का ऑप्शन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन है यहाँ पर सूची 1 है ग्रंथ और सूची 2 में भाषा और मुख्य विषय है, यह किससे संबंधित है? तो यहां पर बात की जाए विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं के मठ संबंधी नियम एवं कायदे के बारे में बात की गई है। जातक कथाओं में अगर बात की जाए तो बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों के बारे में बात है। अंग में बात की जाए तो अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए विरहित ग्रंथ हैं, और कथा वस्तु में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे थेरवाद बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं हैं। ऑप्शन यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा ऑप्शन यहां पर जो है आपका करेक्ट है। मैगस्नीज के द्वारा वर्णित मोर समाज के संबंध पर विचार करें। एक तरफ प्रशासनिक और सामाजिक विभाग है और दूसरी तरफ उसके संबंधी कार्य है। यहाँ पर कौन सा मैगस्नीज ने कहा है कि कौन सा विभाग किस कार्य के लिए जाना जाता था? तो यहाँ पर अगर बात की जाए सात जाति जो व्यवस्था थी भारतीय समाज को जन्म आधारित रीति रिवाजों के बजाय पेशे के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, सही लिखा है। दूसरा है 30 सदस्यों की परिषद, 6 समितियां हुआ करती थी और प्रत्येक माध्यम से शहरों के कार्य संचालन करती थी। 6 समितियों में 5 सदस्य हुआ करते थे, 6 पंचे 30, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है दास प्रथा का पूर्ण रूप से अभाव, अर्थशास्त्र में जैसे समकालीन आंतरिक अभिलेखों के द्वारा इसका खंडन किया गया है, आप कहेंगे तीसरा ऑप्शन भी सही, क्योंकि मैगस्नीज ने कहा है कि दास प्रथा का पूर्ण अभाव था, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसमें दास प्रथा के बारे में बताया गया। तो आप कहेंगे तीनों युगों में यहाँ पर आप करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल को एक प्रमुख पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में मान्यता प्राप्त थी? भाई पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में किसको प्राप्त थी? आप कहेंगे मेहरगढ़ को प्राप्त थी। मेहरगढ़ कहां पर है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा, पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में मान्यता प्राप्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थेरवाद बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को किस विशिष्ट ग्रंथ में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है? थेरवाद बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को किस विशिष्ट ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर अभिधम पिटक। इसमें अभिधम पिटक में बात की जाए, तीसरा जो भाग अभिधम पिटक का है उसमें थेरवाद बौद्ध धर्म को जो है दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन एक व्यवस्थित रूप से देखने को मिलता है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में विचार कीजिए। तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या विचार करना है? विचार करना है कि नायंकर व्यवस्था सैन्य प्रमुखों को अमरम के रूप में जमीन आवंटित की जाती थी। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है।
दूसरा कहता है कि आयकर व्यवस्था गांव के प्रशासन को 12 वंशानुगत ग्राम अधिकारियों के माध्यम से संचालित करती थी। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कि अय्यार राज्य की मंजूरी के बिना अपने गांव के ओहदों का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण या बिक्री कर सकते थे। नहीं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे। तो आप कहेंगे विजयनगर में पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल स्थानीय प्रशासन के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। चोल स्थानीय प्रशासन के बारे में उर कर न देने वाले गैर ब्राह्मण गांव निवासियों की एक आम सभा थी। बिल्कुल बात ठीक है, जो उर थी वो कर न देने वाले, कर देने वाले, कर देने वाले गैर ब्राह्मण गांव के निवासियों की एक आम सभा हुआ करती थी, उसे उर कहा जाता था चोल काल में। दूसरा है कि सभा एक विशिष्ट सभा थी जिसमें केवल ब्राह्मण जमीन मालिक शामिल थे। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तीसरा है नगरम व्यापारिक केंद्रों में व्यापारियों के प्रशासनिक सभा के रूप में काम करता था। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। चौथा है कि उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के सदस्यों के चयन के लिए सख्त शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। आप कहेंगे करेक्ट। तो आप कहेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके चोल स्थानीय बारे में सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1920 के दशक में राष्ट्रवादी राजनीति के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। भाई 1920 के दशक में राष्ट्रवादी राजनीति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राज्य समर्थकों ने औपनिवेशिक शासन में भीतर से बाधा डालने के लिए विधान परिषदों में प्रवेश करने की वकालत को किया था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि नो चेंजर्स ने परिषद में प्रवेश का विरोध किया और खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, ग्राम पुनर्निर्माण जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया था। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने नो चेंजर समूह के प्रमुख नेता थे। नहीं, नो चेंजर समूह के नेता यह नहीं थे, याद रखना है। यह स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे, जो इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। तो आपका पहला और दूसरा सही रहेगा, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकथन कारण है। विकथन कहता है महात्मा गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में आवरण अनशन किया था। बिल्कुल बात ठीक है, 1932 में किया था। कारण कहता है कि पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों के अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को छोड़कर संयुक्त चुनाव के क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था रखी गई थी। आपका कारण भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है नहीं कर पा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन पर कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ घटना है और एक तरफ संधि, परिणाम में कौन सी घटना के संधि से संबंधित है। इसमें बात किया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया तो मद्रास की संधि समाप्त हुआ था और मद्रास संधि 1769 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया, सालबाई की संधि समाप्त हुआ और यह 1782 में की गई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु से संबंधित 1799 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया, राजघाट की संधि सम्मिलित है और यह 1805 में की गई थी, जिसे राजपुर घाट की संधि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हम कहेंगे यहाँ पर जब सभी सही है तो सी रहेगा। 1 2 3 4 सभी ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 में नेता है, सूची 2 में प्रमुख पहल और संगठन है। कौन सा नेता किस संगठन से संबंधित है। जैसे बात की जाए ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव अगर फूले की बात की जाए तो आप कहेंगे निम्न वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सत्शोधक समाज से संबंधित है। ईबीआर पेरियार की बात की जाए तो ईबीआर पेरियार जो है ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। नारायण गुरु की बात की जाए तो अविपुरम की स्थापना जो सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश को बताती है। और बी आर अम्बेडकर की बात किया तो दलित अधिकारों के बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित रही है। तो ये ऑप्शन आपके सही है, नेता किस प्रमुख संगठन पहल से संबंधित है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविनय आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध चौकीदारी कर बहिष्कार प्रमुखता से देखा गया। भाई चौकीदारी कर का बहिष्कार प्रमुखता से कहां पर देखने को मिला है, बंगाल और बिहार प्रेसिडेंसी में देखने को सबसे ज्यादा मिला था। बंगाल और बिहार में चौकीदारी कर बहिष्कार का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिला हुआ है। यूरोपीय कंपनियां एवं उनकी प्रमुख फैक्ट्रियों के बारे में है। यूरोपीय व्यापारिक इकाई और भारतीय तटों पर मुख्य फैक्ट्री की जगह कहां पर रही है। जैसे डचों ने बात किया तो मुसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित की थी और फ्रांसीसियों ने बात की जाए तो इन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना पांडुचेरी में स्थापित नहीं किया था, इन्होंने सबसे पहला अपने खाना भी सूरत में स्थापित किया था। तो केवल यहाँ पर 2 युग्म सही है, जबकि 2 युग्म आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। भाई स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, आप कहेंगे अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। किसने, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि आप सभी को पता होगा, आपका जब घटना घटित हुई थी कौन सी,
आप कहेंगे चोरी चोरा कांड की घटना घटित हुई तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। दूसरा कथन कहता है कि चोरा चोरी की हिंसक घटना में अहिंसक सत्याग्रह के कड़े सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, और उसकी व्याख्या भी सही है कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने फरवरी 1946 में किस नेवी शिप पर बगावत जो है कर दी थी। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो शिप का नाम था, रॉयल इंडियन नेवी ने जो बगावत की थी, जिस जहाज पर खड़े थे उस जहाज का नाम क्या था। तो आप कहेंगे HMIS तलवार नाम से था। ऑप्शन कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तलवार नाम का जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है। महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे के संबंध पर विचार करना एक तरफ सुधार आयोग है और एक तरफ संबंधित नीतिगत कार्रवाई है। कौन सा सुधार आयोग किस नीति से संबंधित है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस संहिता की बात किया है तो राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से पूरी तरह से अलग कर दिया था। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है एचिसन आयोग, तो सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा कम करने की सिफारिश की गई थी। ये आपका ऑप्शन गलत आता है, क्योंकि आईपीएस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 1878 में पहले ही 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो है कर दी गई थी। ऑप्शन आपका 20 दूसरा गलत है। पील आयोग की बात किया तो मार्शल रेस लड़ाकू जातियों की अवधारणा के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, तो आप कहेंगे केवल 2 युग्म सही है, 2 युग्म यहाँ पर गलत है। 1907 में सूरत में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विवादास्पद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1907 में जो सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो आप कहेंगे रास बिहारी बोस की अधिवेशन की अध्यक्षता में यह किया गया था 1907 में, जिसमें आप सभी को पता होगा नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों गुटों में विभाजन जो है हो गया था। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची एक राजनीतिक उपलब्धि आती है, दूसरी तरफ मुख्य प्रस्ताव आते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसकी बात की जाए तो लखनऊ समझौते की बात की जाए। अच्छा ऑप्शन क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, लेकिन इसमें क्या बात की गई थी। तो बात की गई थी कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया था। तो ये आपके लखनऊ समझौता तीसरे से मिला देंगे। साइमन कमीशन 1927 की अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन में बात की गई थी प्रांतों में द्वैध शासन को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की गई थी साइमन कमीशन में, चौथे से मिला देंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 की अगर बात की जाए तो इसमें सरकार के मुख्य सरकार के तौर पर डोमिनेंट स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया था, नेहरू रिपोर्ट को पहले से मिला देंगे। और 14 सूत्री मांगों की बात की जाए, ये आपके केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों की 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, आप दूसरे से मिला देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा बड़े उसमें लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, है ना, आप मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1921 के क्रांतिकारी एका आंदोलन का मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत में किस क्षेत्र में किसानों को संगठित करने में सहायक रहा। तो क्रांतिकारी एका आंदोलन ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में किसानों को संगठित करने में सहायक रहा है, जो 1921 में हुआ था। आप कहेंगे अवध क्षेत्र में एक आंदोलन प्रमुख रहा था, क्या रखना है। अवध में 1921-22 के दौरान जो है एक आंदोलन किसान आंदोलन था, और यह अवध में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस कानून ने सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषदों को वार्षिक वित्तीय बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया। किसकी बात करी, चर्चा करने का अधिकार दिया है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा विधान परिषदों में वार्षिक वित्तीय वर्ष पर बजट पर भारतीयों को चर्चा करने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, किस कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम की बात की जाए, स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम 1878 से संबंधित है। प्रथम कारखाना अधिनियम की बात किया 1881 से संबंधित है। स्थानीय सुशासन पर सरकारी प्रस्ताव की बात किया 1882 संबंधित है, और कांग्रेस की स्थापना की बात किया 1885 संबंधित है। अब सारी डेटे आपके सामने रख दी है, थोड़ा सा आप इसको अपना रिवाइज कर लीजिएगा। किसने लाल किले में चल रहे मुकदमे की आईएनए कैदियों की बचाव किया था। तो आईएनए आप सभी को पता होगा, आईएनए के कैदियों का बचाव जो लाल किले पे चल रहा था, किसने बचाव किया था, भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में बचाव किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर एक कार्यक्रम में बात किया है तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की बात किया है। अमृतसर की संधि आपकी रणजीत सिंह के साथ 1809 में की गई थी। वेल्लोर विद्रोह की बात किया 1806 में किया गया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में किया गया था। और प्रथम बर्मा युद्ध की बात किया है तो 1824 से 26 के बीच में जो है किया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
व्यवस्थित करना है, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? हर कोर्ट बटलर समिति की नियुक्ति की बात करें, हर कोर्ट बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था और यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। दांडी मार्च की बात करें तो 1930 संबंधित है और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 आपका संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद डेट से याद रखना होगा जो एग्जाम में आपके आते हैं और इससे आप नहीं बच पाओगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर बनाए रखने के लिए पात्र नहीं है? तो एसएलआर बनाए रखने के लिए बैंक के पास मौजूद सोना होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा जारी ट्रेजरी बिल होना चाहिए, ये भी ठीक है, राज्य विकास ऋण एसडीएल होना चाहिए, ये भी ठीक है, निजी कंपनियों के द्वारा जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड आपके एसएलआर में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किन उद्योगों को मुख्य उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में ऐसे कौन से उद्योग हैं जिन्हें मुख्य उद्योग में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका ऑप्शन एक तो कोयला को वर्गीकृत किया गया है, दूसरा यहाँ पर बिजली को वर्गीकृत किया गया, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट को वर्गीकृत नहीं किया गया है। पहला तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रास्फीति के अंतर के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है ना? मुद्रास्फीति के अंतर के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है इसकी बात की जा रही है। तो ऑप्शन कहेंगे हम वास्तविक जीडीपी के वर्तमान स्तर और पूर्ण रोजगार स्तर पर कार्यरत अर्थव्यवस्था के जीडीपी के अंतर का माप होता है, तो ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है मुद्रास्फीति अंतर मांग में कमी का परिणाम है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? तो आप कहेंगे केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय सामान्यतः मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है? तो ये नीतिगत उपाय है और नीतिगत उपाय सामान्य मुद्रास्फीति से जुड़े हुए कौन कौन से हैं? एक तो आप कहेंगे यहाँ पर सामने के व्यय में वृद्धि संबंधित है, दूसरा ब्याज दरों में कमी संबंधित है और तीसरा आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति संबंधित है। कर दरों में वृद्धि से कोई संबंधित नहीं है, आप कहेंगे पहला दूसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो आपकी एनबीएफसी है इसके संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है? एनबीएफसी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी होती है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अपने नाम पर ही आहरित चेक जारी कर सकती है, चेक जारी कर सकती है, तो आप कहेंगे गलत। एनबीएफसी कभी भी अपनी चेक जारी नहीं कर सकती अपने नाम पर और यह ऑप्शन केवल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आएगा गलत है, वही सही हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात सीएआर की गणना किस प्रकार की जाती है? भाई सीएआर किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना किस आधार पर की जाएगी? प्रथम और द्वितीय स्तर की पूंजी का कुल योग, उसमें भाग देना होता है जोखिम माइनस भारित परिसंपत्तियों में, इसके आधार पर आपके सीआर की गणना को किया जाता है। अब आपने थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से इकोनॉमी में चैप्टर में पढ़ा होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रख पाओगे। निम्नलिखित में से एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ का अर्थ है और यहाँ पर पूछा है कितने ऑप्शन सही यहाँ पर मिलान है। बात की जाए हार्ड करेंसी, जो आपकी हार्ड करेंसी होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा होती है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है और यह अर्थव्यवस्था को जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी हीटेड करेंसी होती है, इसका इस्तेमाल उस घरेलू मुद्रा में दर्शाने के लिए किया जाता है जिस पर मूल्यह्रास का काफी दबाव होता है, ये भी सही लिखा है। और डियर मनी किसे कहते हैं? अपेक्षाकृत ऊंची और महंगी ब्याज दरों को हम डियर मनी के रूप में जो है जाना जाता है, कठोर मुद्रा के रूप में इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा बिगोवियन टैक्स का सबसे अच्छा उदाहरण है? भाई बिगोवियन टैक्स का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? डीजल पर कर, जो डीजल पर टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? बिगोवियन टैक्स के रूप में इसको जानते हैं। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत आधिकारिक तौर पर किस स्तर पर कम हो गई है? तो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में बात करना है कि भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है किस स्तर पर कम हो गई है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 7.97% के स्तर पर कम हो गई है, यह है। और ये किसने बताया है? डीपीआईआईटी कंपनी के द्वारा या संस्था के द्वारा बताया गया है। प्रभावी राजस्व घाटे की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रभावी जो राजस्व घाटा होता है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान जो होता है, इसमें प्रभावी राजस्व के घाटे को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तरफ रक्षा प्रणाली उपग्रह है, दूसरी तरफ देश है, कौन सा रक्षा प्रणाली उपग्रह किस देश से संबंधित है? जैसे इल्ड्रिमिहान मिसाइल की बात की जाए तो इल्ड्रिमिहान मिसाइल जो है आपके तुर्की देश से संबंधित है, सही है। डेम्पे उपग्रह चीन से संबंधित है, करेक्ट है। और ऑर्सनिक है हाइपरसोनिक मिसाइल रूस से संबंधित है, करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पर, तीनों विकल्प आपके यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है, याद रखें, ठीक है। चलिए भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को कहां छोड़ा गया था?
भाई भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्ट सेल कछुए की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को क्या घोषित किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष के रूप में भारतीय सेना ने 2026 वर्ष को घोषित किया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला आई लाइव कनेक्ट किससे संबंधित है। आई लाइव कनेक्ट किससे संबंधित है, हाल ही में खबरों में रहा है। एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है आई लाइव। आपका ऑप्शन ए यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। एक तरफ इवेंट है और एक तरफ इवेंट की थीम है। कौन सी इवेंट की कौन सी थीम से संबंधित रहा है। ऑप्शन की बात की जाए तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की बात की जाए तो द आईक्यू एरा से संबंधित है। बायोफेच 2026 की बात किया तो ग्रोइंग टुमारो यंग वाइसेज बोल्ड बिजनेस से संबंधित है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की बात किया है अंडर डिस्ट्रक्शन से संबंधित है। ग्लोबल एआई शो 2025 की बात किया तो एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर से संबंधित है। तो ऑप्शन कहेंगे हम ए वाला एक से, बी वाला दूसरे से, सी वाला तीसरे से, डी वाला चौथे ऑप्शन से सही मिला हुआ है। निम्नलिखित में से सही युग्म यहाँ पर कौन से हैं। तो सही युग्म की बात की जाए तो बात की जाए यहाँ पर जो सही युग्म की, तो यहाँ पर पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा है। वन उत्पादों पर प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरलम है। भारत का दूसरा पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं मिलाने को, तो इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हालिया सहयोगों के संबंध पर विचार करें और यहाँ पर कितनी युग्म आपकी करेक्ट है। तो हालिया ऐसे सहयोग कौन से हुए हैं। तो भारत ने शुक्र ग्रह के सहयोगात्मक अध्ययन के लिए स्वीडन के साथ में समझौता किया है, करेक्ट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भारत के द्वारा और सेफ्रॉन फ्रांस की कंपनी इन्होंने हैमर मिसाइल के लिए संयुक्त रूप से समझौता किया हुआ है, करेक्ट है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने 2026 में गूगल मैप्स पर आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए गूगल के साथ में समझौता किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ने पंजाब के साथ मिलकर चावल से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए समझौता किया हुआ है, करेक्ट। तो आप कहेंगे अभी हाल ही में जितने समझौते हुए हैं सभी समझौते आपके यहाँ पर करेक्ट है। डी ऑप्शन रहेगा, चारों करेक्ट ऑप्शन है। सूची 1 में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सूची 2 में जारी करता है। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे सी बॉक्स पोर्टल महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ई श्रम साथी ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और प्रशासन 2.0 NCERT के द्वारा। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। भारत में F1 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में F1 ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसे नियुक्त किया गया है। आप कहेंगे श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। किसको, श्रेयस अय्यर को F1 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त यहाँ पर किया गया है। शतरंज में बिहार में पहली महिला फिडे मास्टर WFM कौन बनी है। तो आप कहेंगे शतरंज में अंतरराष्ट्रीय महिला फिडे मास्टर कौन बनी है। आपका ऑप्शन रहेगा मरियम फातिमा बनी हुई है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है, चलिए विचार कर लेते हैं। अंजू राठी राणा को AAI बोर्ड की पहली महिला सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अंजू राठी राणा ने भारत के विधि के इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग में विधि सचिव में रूप में इनकी पहली नियुक्ति यहाँ पर की गई है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। डेविड सलवागिनी को नासा का पहला AI ऑफिसर नियुक्त किया गया है, बिल्कुल ठीक है। निवेदिता दुबे भारत की पहला मिली विधि सचिव बनी हुई है, जैसे हमने बताया ये आपका गलत है। सुमन कुमारी को पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, करेक्ट। तो पहला और तीसरा गलत है, जबकि दूसरा और चौथा सही है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में अभियान है और संबंधित राज्य है। कौन सा अभियान किस राज्य से संबंधित रहा है। जैसे बात किया ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड ने चलाया था। ऑपरेशन तूफान केरल के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस ये बिहार ने नहीं चलाया था। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये आप कहेंगे गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया, याद रखना है। और आपका आता है ऑपरेशन गैंगबस्ट, ये भी आपके पंजाब ने नहीं चलाया है, ये आपकी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है चलाया गया था। तो ऑप्शन कहेंगे केवल 2 सही है, 2 ऑप्शन आपके गलत हैं। तो यहाँ पर कहेंगे 2 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्च 2026 में ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोजतबा खामनेई को नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रिज परिहार 2026 का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ है ब्रिज परिहार 2026, इसका 16वां संस्करण था। और यह कहां पर आयोजन किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोही में किया गया था आयोजन। आपका बी ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित देश हैं और उससे संबंधित हाल ही में पर्याप्त प्राप्त सदस्यता संबंधी उपलब्धियां हैं, उन पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मालदोवा की बात किया है, मालदोवा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना हुआ है, ये करेक्ट है। दूसरा है घाना, घाना जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 68वां देश बना है, तो घाना नहीं बना था, आप कहेंगे बोत्सवाना देश बना हुआ है, कौन सा, बोत्सवाना देश बना हुआ है, आपका ऑप्शन यहाँ दूसरा गलत है। यूएई की बात की जाए तो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है, तो यूएई नहीं बना है, यूएई पहले से बना था, आप कहेंगे सऊदी अरब बना हुआ है, कौन सा, सऊदी अरब यहाँ पर बना था। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर केवल सही है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में मान्यता प्राप्त भौगोलिक संकेतक जीआई उत्पादों के लिए संबंधित राज्य यहाँ पर कौन से करेक्ट है। जैसे नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर तमिलनाडु से संबंधित है, सही है। रिगनाई पचारा आपके त्रिपुरा से संबंधित है, करेक्ट है। अजराख प्रिंट की बात किया, ये आपकी कहां से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह कहां से संबंधित है, आप कहेंगे गुजरात में पंजीकृत है, कहां पर है, गुजरात में पंजीकृत है, तो तीसरा गलत है, केवल दो ऑप्शन यहाँ पर भी आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, कौन सा सही है। इस शिखर सम्मेलन की आधिकारिक मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है, करेक्ट है। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य थीम एक न्यायपूर्ण विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण के साथ किया गया है, दूसरा भी सही है। अफ्रीकी संघ ने पहली बार स्थायी सदस्यता के रूप में भाग लिया है, तो आप कहेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले भी आपकी भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान 2023 में ही, 2025 क्या किया है, 2023 में ही जो है अफ्रीकी संघ ने स्थायी सदस्यता के लिए क्या लिया था, भाग लिया था, तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक तरफ सैन्य अभ्यास है जो 2025 से 26 में भाग लेने वाले देशों का क्रम है, कौन सा सही। मित्र शक्ति की बात की है तो मित्र शक्ति भारत के बीच में और आपके मालदीव के बीच में नहीं होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। हरिमाऊ शक्ति की बात किया है भारत और मलेशिया के बीच में होता है, करेक्ट है। और समुद्र शक्ति की बात किया है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक हैं, कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित है। जैसे लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया की बात किया पीपी थेनियान संबंधित है। बेटर नेवर स्टॉप्स की बात की जाए श्याम श्रीनिवासन संबंधित है। करुणा द पावर ऑफ कंप्रेशन की बात किया है कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। और टाइड्स ऑफ टाइम की बात किया है ये आपके रस्किन बॉन्ड संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन चौथा गलत है, तीन ऑप्शन कहेंगे सही है, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 2025 के खेल सामानों में विचार करें कौन सा सही है। 2025 के खेल सामानों के बारे में कौन सा सही है। स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड 2025 में मनु भाकर को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में नामित किया गया है, बिल्कुल ठीक है। ओस्मान डेम्बेले ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए 25 का बैलोन डी पुरस्कार को जीता हुआ है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025-26 में भारत के आर्थिक परिदृश्य के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 25-26 में भारत के आर्थिक परिदृश्य के बारे में कौन सही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2026 में 703.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, ये भी बात सही है। मार्च 2026 में भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति दर है 3.4% रही है, सही है। आप कहेंगे डी रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके भारत में आर्थिक परिदृश्य के बारे में करेक्ट। सूची 1 सूची 2 है, एक तरफ पुरस्कार हैं और किसके द्वारा प्राप्त किया गया है बात की जा रही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की बात किया है तो आप कहेंगे आर बैरामुथु को मिला है। व्यास सम्मान 2024 की बात किया है शूरबाला को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 की बात की जाए आप कहेंगे राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 की बात किया है मोहन लाल को दिया गया है, ठीक है। आपके यहाँ पर मैंने मिला दिए है। सूची 1 मिशन प्रणाली है, सूची 2 में विशेषता है, कौन सी मिशन प्रणाली किस देश से या किस चीज से संबंधित बात की जा रही है। जैसे निसार की बात किया है, निसार जो है आपकी इसरो और नासा का संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे जुलाई 2025 में प्रक्षेपित किया गया था, करेक्ट है। इसके बाद ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 की बात की जाए संचार उपग्रह जिसे दिसंबर 2025 में LMBM-3 माध्यम से लॉन्च किया गया है, ये भी करेक्ट है। तीसरा है IOSNI अन्वेषा PSLV C62 के माध्यम से लॉन्च किया गया, जो कि असफल रहा है, हम कहेंगे सही लिखा है। और व्योम मित्र की बात करें तो गगनयान के लिए AI संचालित अर्ध ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर सभी ऑप्शन एक दूसरे से मिले हुए हैं, आप कहेंगे यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में निजी अंतरिक्ष उपग्रह उपक्रमों के बारे में विचार करें, कौन सा सही है।
इसके बारे में निजी प्राइवेट अंतरिक्ष उपक्रमों के बारे में कौन सही है? विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट वास्ट स्पेस है जो यूएसए के द्वारा बनाया गया है, करेक्ट लिखा है। गैलेक्सी आई का दृष्टि विश्व का पहला ऑप्ट एस आर उपग्रह है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। अग्निकुल कॉस्मोस ने 2026 में अपने 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन को परीक्षण किया है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म यहाँ पर सही है? सरली बोचवे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, क्या सही लिखा है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक लिखा है। सरली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल की कौन बनी है? 7वीं महासचिव है ना? तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, याद रखना है। क्रिस्टीना कोच की बात की है, क्रिस्टीना कोच जो है आपकी राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महासचिव नहीं बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जेनिफर सिमंस की बात किया, सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, हाँ भी ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो केवल एक युग्म यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा और पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत। पलटन के लिए क्रिप्टो करेंसी भुगतान के माध्यम से अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आपका रहेगा भूटान देश ने कहा है कि पलटन के लिए क्रिप्टो करेंसी भुगतान को हम अपना रहे हैं, और यह ऐसा करने वाला पूरा विश्व का पहला देश है भूटान। हाल ही में खबरों में रहे संगठन और उसके मुख्यालय हैं, जैसे यूनेस्को की मुख्यालय की बात की कहां पर है? आप कहेंगे पेरिस फ्रांस में है। यूनिसेफ की मुख्यालय की बात किया, यूनिसेफ का जिनेवा में क्या? तो आप कहेंगे जिनेवा में नहीं है, है ना? कहां पर है आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। IOCD की बात किया कहां पर है? तो आप कहेंगे इसका पेरिस में है, बिल्कुल ठीक है। और नाटो की बात किया तो ब्रुसेल्स में, करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, जबकि 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा किस भारतीय बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में जो है नामित किया गया? तो ऐसा कौन सा फाइनेंस बैंक है जिसे भारतीय बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? आप कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक, SBI की बात की जा रही है। किसको? SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में नामित किया गया है। भारतीय सेना के लिए विकसित भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का नाम क्या है? तो बहु कैलिबर रॉकेट प्रणाली के लॉन्चर की बात की जा रही है, नाम आप कहेंगे सूर्यास्त नाम से इसको जाना जाता है। जापान के लिए निम्नलिखित शहरों में किस शहर ने 2026 में एशियाई खेल आयोजित किए हैं? जापान के निम्नलिखित शहरों में किस में एशियाई खेल का आयोजन किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा नगोया में आयोजन किया गया था, और नगोया आप सभी को पता होगा किसके लिए फेमस रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्लाज्मा पदार्थ एक ऐसी अवस्था है जिसमें आयनित गैसें होती हैं और तापमान बहुत कम होता है, गलत लिखा है। प्लाज्मा पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन मुक्त आयनित गैसें होती हैं, याद रखना है। सूर्य और तारे उनमें मौजूद प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो मानव शरीर में जो पाए जाने वाले तत्व हैं, ATP NDA की संरचना के लिए फास्फोरस आवश्यक है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम और सोडियम तंत्रिका संकेतों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। क्लोरीन पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे जब तीनों सही है तो डी वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, परमाणु संरचना के संबंध पर विचार करें, यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है? किसके बारे में? परमाणु संरचना के बारे में। सम स्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है? अरे भाई अलग अलग होती है ना? एक जैसे परमाणु होते हैं, समान क्या होते हैं? क्रमांक होते हैं, है ना? क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं लिखा है, तो क्रमांक एक समान होते हैं, तो गलत लिखा है। आइसोबार का द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? आप कहेंगे जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं, याद रखना है। सूची 1 में यौगिक है और सूची 2 में उपयोग है। कौन सा यौगिक किस उपयोग के लिए जाना जाता है? जैसे बात की जाए बोरेक्स, बोरेक्स की अगर हम बात की जाए तो आप कहेंगे जल मृदुकरण से संबंधित है। टारपीन के तेल की बात किया है, पेंट का पतला करने से संबंधित है। DDT की बात किया है, कीटनाशक से संबंधित है। और एप्स नमक की बात किया तो रेचक से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर कथन और कारण है और यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा यहाँ पर निष्कर्ष निकल सकता है। तो अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों को खनिज में परिवर्तित करते हैं। क्या कह रहा है? जो अपघटक होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों को खनिज में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष की बात समझेंगे हम। निष्कर्ष यहाँ पर कहता है कि जो अपघटक हैं वो पोषक तत्वों को पाचन तंत्र में वापस पुनर्चक्रित भी करते हैं, सही लिखा है।
और अपघटक जीव पर्यावरण में कार्बनिक पोषक तत्वों को छोड़ते हैं, लिखा है। तो दोनों निष्कर्ष कहेंगे सही है, याद रखना है। तो अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों को वो खनिज में परिवर्तित करते हैं, उसके लिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिएस्टर जो टेरिलीन होता है किससे बनता है? पॉलिएस्टर निम्नलिखित में से किससे बनता है? आप कहेंगे एथिलीन ग्लाइकोल और टेरफेथिलिक एसिड से बनता है। यहाँ बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोलाइडी तंत्रों एवं उनसे परिक्षिप्त विक्षेपित माध्यम प्रक्षेपण माध्यम के लिए युग्मों पर विचार करें। कितने युग्म यहाँ पर आपके करेक्ट? जैसे बात की जाए सॉल, ठोस द्रव में ठोस होता है ना, सॉल जो है द्रव में ठोस होगा। जेल की बात किया, जेल क्या होगा? ठोस में द्रव हो जाएगा। एरोसोल की बात की जाए गैस या ठोस, गैस में ठोस या द्रव हो जाएगा। और फॉर्म की बात किया द्रव में गैस हो जाएगा। आप कहेंगे चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है, डी ऑप्शन रहेगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर सही है। जैविक वर्गीकरण की मूलभूत सबसे विशिष्ट इकाई कौन सी होती है? तो जैविक वर्गीकरण की मूलभूत सबसे विशिष्ट इकाई की बात किया है, आप कहेंगे प्रजाति होती है। कौन सी होती है? प्रजाति होती है, आपको रखना है। 100 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण में होने वाली डार्क रिएक्शन का वास्तविक स्थान क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण में जो डार्क रिएक्शन होती है उसके वास्तविक नाम को हम स्ट्रोमा कहते हैं। सी ऑप्शन सी, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे लैंगिक प्रजनन पर आधारित होता है। बहुत छोटा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद में तना कौन सा है? आप कहेंगे अदरक क्या है? तना है। अदरक जो होता है भूमिगत तना है, क्या रखना है। नेक्स्ट आता है निषेचन के बाद पुष्प कौन सा भाग फल बनाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? आप कहेंगे अंडाशय फल बनाता है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? एथलीट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें यह संक्रामक है और तौलिए और फर्श के माध्यम से फैल सकता है ना, आप इनकरेक्ट है। दूसरा है त्वचा पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है, ये भी सही है। तीसरा है हेलमिंथ परजीवियों के कारण होता है, ये गलत है। तो आप कहेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पर केवल पहला दूसरा सही है जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची एक में सामान्य नाम है और दूसरा वर्गीकरण है। जैसे स्टार फिश की बात किया है, किसकी? स्टार फिश की बात किया है तो आप कहेंगे एकाइनोड मेटा कहा जाता है। और वेल की बात किया है तो स्तनधारी सम्मिलित है। जेली फिश की बात किया है निडेरियन सम्मिलित है। और सिल्वर फिश की बात किया है कीट से सम्मिलित है। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि प्लास्टिक एवं उनके कार्यों के बारे में कितनी युग्म सही है? प्लास्टिक और उनके कार्यों के बारे में कितने ऑप्शन सही है? जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात किया है तो प्रकाश संश्लेषण दिया है, संबंधित होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए तो यह रंग द्रव्य प्रदान करता है, ये भी सही लिखा है। ल्यूकोप्लास्ट की बात की जाए तो यह लिपिड भंडारण होता है क्या? नहीं, आप कहेंगे लिपिड भंडारण नहीं होता है। इलायोप्लास्ट की बात किया खाद्य भंडारण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दो सही है आपके, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई क्या इकाई है? आप कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन रहेगा टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है, रखना है। पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा है उसमें अगर किसी सैटेलाइट को स्थापित करना हो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे कक्षीय वेग को आवश्यक न्यूनतम वेग जो है कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बल गैसों में नगण्य है लेकिन ठोस में अधिकतम होता है? एक ऐसा बल है जो गैस में तो नगण्य है लेकिन ठोस में अधिकतम हो जाता है। इस बल को ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बल को ससंजक बल कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यहाँ पर जो है आपका सही है? जैसे अपवर्तनांक एक सदिश राशि है, क्या सही है? आप कहेंगे गलत है ना। कैसी है? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। ध्वनि की गति के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? किसके बारे में? ध्वनि की गति के बारे में। स्थिर तापमान पर गैस में ध्वनि की गति दाब से अप्रभावित रहती है, सही लिखा है। यह हवा में नमी बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी करेक्ट है। सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? विचार की जाए समरूप माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल बात ठीक है। समरूप माध्यम में जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करेगा। दूसरा कहता है प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है, गलत है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन एक और कथन दो, कथन एक है और उसका निष्कर्ष है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है? अवरोधक जो बैरियर्स हैं उसमें वृद्धियां शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकती हैं, ये कथन है। निष्कर्ष कहता है अवरोधक विधियां अवांछित गर्भ धारण को रोकने में सहायता करती हैं, सही लिखा है। अवरोधक विधियां अंडोत्सर्ग
को स्थायी रूप से नहीं रोकती हैं। तो आपका ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक सही रहेगा, निष्कर्ष दूसरा वाला आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में शुरू की गई चिराग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारतीय रेलवे ने चिराग पहल की शुरुआत की है और यह आपकी मानव संसाधन प्रशासन और एनालिटिक्स से संबंधित है। आपका डी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। इन खनिजों पर विचार करें और इन खनिजों में कितनी आमतौर पर तलछटी पदार्थों में पाई जा सकती है? तो कोल, बॉक्साइड और क्ले। तो आप कहेंगे यहाँ पर किसी में भी नहीं पाई जा सकती है ना। तो आप कहेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही नहीं हो पाएगा, ये आपको याद रखना। सॉरी, माफी चाहता हूँ, नहीं, माफी चाहता हूँ। कोल, बॉक्साइड और क्ले, और क्या पूछा है? तलछटी पदार्थों में पाई जा सकती है। तो कोयला में पाई जा सकती है, मतलब कोल में पाई जा सकती है, कोयला में, बॉक्साइड में नहीं पाई जाएगी, क्ले में पाई जाएगी। सॉरी, माफी चाहता हूं, पहला और तीसरा केवल दो पदार्थ आपके यहाँ पर जो है आपकी आप कई खनिजों में, कोयला में और क्ले में, तलछटी पदार्थों में जो पाई जाएगी। सॉरी, माफी चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपरा, सुकथन और निष्कर्ष है। अपरा प्लेसेंटा माता भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, गैसों और उपाचयी अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान को सुगम बनाती है। कथन है। निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि अपरा जो होता है भ्रूण के विकास में सहायता करती है। अपरा के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान सामान्यतः माता और भ्रूण के रक्त के प्रत्यक्ष मिश्रण के बिना होता है। आप कहेंगे दोनों निष्कर्ष आपके करेक्ट हैं, सी ऑप्शन रहेगा, अपरा के बारे में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, भारत का पहला समताप मंडलीय अति दबाव युक्त गुब्बारा किस कंपनी ने प्रक्षेपित किया? भारत का पहला है समताप मंडलीय अति दबाव युक्त गुब्बारा है और किस कंपनी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? आप कहेंगे रेड बैलून एरोस्पेस कंपनी के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के आधिकारिक विषय की बात किया है, समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार होना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन और यहाँ पर निष्कर्ष है, कौन सा ऑप्शन कथन सही हो सकता है? प्राकृतिक चयन किसी जनसंख्या में उपस्थित वंशानुगत विविधताओं पर कार्य करता है, ये कथन हो जाता है। निष्कर्ष कहता है प्राकृतिक चयन जीवों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी विविधताओं का नहीं करता है, लाभकारी वंशानुगत लक्षणों वाले व्यक्तियों के संतान उत्पन्न करने की संभावना अधिक होती है। सही लिखा है। तो ऑप्शन निष्कर्ष कहेंगे दूसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत है। प्रजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? किसके बारे में? प्रजना के बारे में। प्रजना एआई आधारित उपग्रह खुफिया जानकारी प्रदान करके सीमा प्रबंधन में सहयोग करती है। सही लिखा है ना। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया गया है। गलत लिखा है, इसे को आपके जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने बनाया है। यह स्वचालित रूप से बड़ी मात्रा में उपग्रह छवियों को संसाधित कर सकती है। सही लिखा है। तो आपका ऑप्शन पहला और तीसरा सही जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट में वृक्ष आवरण से संबंधित उपयुक्त में से कौन सा तात्पर्य होता है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट में वृक्ष आवरण से सबसे उपयुक्त क्या है? रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर के पेड़ को हम वृक्ष आवरण के सबसे उपयुक्त परिभाषा में हम जानते हैं। कौन सी गतिविधि गोल्ड कॉलर कर्मचारियों सम्मिलित है? गोल्ड कॉलर कर्मचारी किससे सम्मिलित है? आप कहेंगे पंचकीय गतिविधियों सम्मिलित होती है, इसे गोल्ड कॉलर कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। एक तरफ कृषि की पद्धति है, दूसरी तरफ देश है, कौन सी कृषि पद्धति किस देश से सम्मिलित है? जैसे बात किया है तामराई थाईलैंड से संबंधित है, कैंगन आपके फिलीपींस सम्मिलित है, हुमाय इंडोनेशिया सम्मिलित है और चाइना श्रीलंका सम्मिलित है। आप कहेंगे चारों ऑप्शन की आप पद्धतियां जो है सही है। कथन है, निष्कर्ष है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा सही है। तो बात की जाए, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। ये क्या है? कथन है। निष्कर्ष कहता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। क्या सही लिखा है? आपके बिल्कुल ठीक लिखा है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जैसे दोनों दिशाओं में होता है, नहीं एक दिशा होता है, दोनों दिशाओं में नहीं होता है। तो ऑप्शन कहेंगे केवल आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही रहेगा, मतलब निष्कर्ष सही रहेगा, एक वाला पहला वाला डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कि एक तरफ समुद्री बंदरगाह है और दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह की बात किया है तो आप कहेंगे गुजरात में है। एन्नोर बंदरगाह की बात किया तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। पारादीप की बात किया तो आप कहेंगे उड़ीसा में है। और मार्मू गमाओ की बात किया, मतलब मार्मू गांव की बात किया तो आप कहेंगे यहाँ पर है गोवा में है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सभी ऑप्शन जब सही है तो आप कहेंगे डी वाला रहेगा। चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित फसलों पर विचार करें और फसलों में कितनी फसलें मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बात की जा रही कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन कौन सी रहेंगे? आप कहेंगे गाजर, ये समशीतोष्ण जलवायु एवं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली
फसल होती है और ज्यादातर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लगातार उच्च तापमान, अधिक वर्षा के कारण इसको नहीं उगाया जा सकता। गन्ना, कॉफी और चाय, ये तीनों ही आपकी कैसी हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन केवल 3 ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रति चक्रवात से जुड़ी सबसे विशिष्ट मौसम की स्थिति को बताती है? तो स्थिर मौसम हो, साफ आसमान हो, शुष्क परिस्थितियां हो, प्रति चक्रवात की स्थिति को यह बतलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी प्रणाली के संदर्भ पर कर्णप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? तो गंगा नदी के लिए कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है? तो कर्णप्रयाग में आप कहेंगे पिंडर एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है, और यह रखना है, पिंडर एवं अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में जाकर जो है मिलती है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा की बात किया है, भागीरथी अलकनंदा, धौली गंगा अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा, ये अगर किसी को भी पता है मुझे डिटेल में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा कि आप लोग भाई इतना पढ़ते हो, कम से कम कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो, मुझे जरूर बताइएगा। एक तरफ सिद्धांत है और एक समर्थक है, सिद्धांत और समर्थक में कितने विकल्प यहाँ पर सही है बात की जा रही है। जैसे बात की जाए केंद्रीय स्थान सिद्धांत वॉटर क्रिस्टालर के द्वारा दिया गया, सही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मैकेंजी पार्कर मार्गन ने दिया है, सही है। संवहन धारा सिद्धांत ऑर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है, करेक्ट है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है, सही है। आप कहेंगे डी रहेगा, सभी ऑप्शन आपके क्योंकि सिद्धांतों से संबंधित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय घटना महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करती है? ऐसी कौन सी महासागरीय घटना है जो महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करती है? आप कहेंगे अपवेलिंग, और दूसरा थर्मोहेलाइन परिसंचरण, सुनामी नहीं करती है। अपवेलिंग एवं थर्मोहेलाइन परिसंचरण जो है आपकी महासागरीय गति को, धाराओं को, गति को प्रभावित करने के लिए जानी जाती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में लागू की गई थी? तो केंद्र में लागू 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कौन सी लागू की गई थी? द्विसदनी विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए आपकी व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1947 द्वारा किसे भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया गया था? भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त नहीं किया गया था, वायसराय कार्यकारी पद को समाप्त नहीं किया गया था, और ना को भारत परिषद को, जबकि भारत के राज्य सचिव पद को तुरंत ही समाप्त यहां पर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के व्यापक मुख्य रूप से कहां से ली गई है? तो आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। मार्शल लॉ एवं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कथन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, करेक्ट लिखा है। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, गलत लिखा है, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 आपके कभी भी निलंबित नहीं होंगे। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य की नीति सिद्धांतों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 47 जो है आप कहेंगे यहाँ पर जो है एक अद्वितीय आपका है, इसमें अलग अलग वैचारिक वर्गीकरण किया गया है। समाजवादी सिद्धांत भी आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत भी आते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो डी वाले पे हम टिक करेंगे। प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकते हैं, ये भी सही लिखा है। प्रधानमंत्री की त्यागपत्र मृत्यु के बाद मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव, अरे बर्खास्त तुरंत समाप्त हो जाएगी, तो आप कहेंगे गलत है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका PIL का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? वंचित समूहों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना उद्देश्य है, विधि के शासन की पुष्टि करना ये भी उद्देश्य है, सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए उत्पन्न सार्वजनिक क्षति का निवारण करना ये भी उद्देश्य है, निजी व्यावसायिक हितों का प्रचार करना ये उद्देश्य नहीं। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं। राज्य मंत्री परिषद के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? तो राज्य मंत्री परिषद के बारे में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कर दी जाती है, करेक्ट लिखा है। मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 12% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, होता पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो राज्यपाल के संबंध में एक ही व्यक्ति को एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक कही गई, तो पहला ऑप्शन ही सही है। संघ की आधिकारिक भाषा के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343 के तहत 15 वर्षों के बाद सभी अधिकारिक होते, 15 वर्ष नहीं था पहली बात, तो 10 वर्ष था, तो ये दूसरा गलत हो गया, केवल पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन सी सेट से आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस टेस्ट सीरीज में आपके 150 प्रश्न होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं, जिसे हम लगा चुके हैं। 10 क्वेश्चन आपके सी सेट से आते हैं, जो कि हम आपको बाद में लगा रहे हैं और आपकी वीडियो आ भी रही है। तो चैनल पर अगर वो नए थे और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।